नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अपने शासन के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सामूहिक सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत का संकल्प लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एआई के उपयोग में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार का 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर अपने ही लोगों पर बमबारी और सुनियोजित नरसंहार का आरोप लगाया और फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुखुर्नो के सिर्फ 26 दिन में ही इस्तीफा देने से राजनीतिक संकट गहराया। अब समाचार विस्तार से। अपने शासन के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सामूहिक सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले 11 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण प्रयासों में महिला, युवा, किसान सशक्त हुए हैं और 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण स्थान है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही हैं। सरकार का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें गर्व से कहो ये स्वदेशी है का आह्वान नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने शासनाध्यक्ष के रूप में देश की सेवा के 25वें साल में प्रवेश करने पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपनी यात्रा का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो कई लोगों को लगता था कि गुजरात कभी दोबारा नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों के जरिए उन्होंने गुजरात को सुशासन का केंद्र बनाया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2013 को याद किया जब वे 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाई और ये सुनिश्चित किया कि भाजपा पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले। सकलीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजकों में से एक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 दिवसीय इस आयोजन में दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति प्रदर्शित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यान्वयन के लिए विश्वास और सुरक्षा जरूरी है। नई दिल्ली में आज ट्रस्ट एंड सेफ्टी फेस्टिवल इंडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अर्थव्यवस्थाएं बदलेंगी, आदतों में परिवर्तन आएगा, नए स्वास्थ्य समाधान निकलेंगे और शिक्षा तक अधिक पहुंच हो सकेगी। AI will transform our economies. AI हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बदल देगा, हमारी कार्यशैली को बदल देगा, नए स्वास्थ्य समाधान तैयार करेगा और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाएगा। इसका प्रभाव दुनिया के हर कोने में रहने वाले हर नागरिक पर पड़ेगा। इसलिए हमें AI के संचालन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने और डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा के प्रभावी सुरक्षा उपाय तय करने की जरूरत है। In place to protect digital नागरिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 4,31,000 करोड़ रुपए की बचत की है। श्रीमती सीतारमन ने आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री ने आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से बैंकिंग, वित्त और फिनटेक के क्षेत्र में देश के विभिन्न प्रयासों का भी उल्लेख किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 6वां संस्करण आज मुंबई में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 दिवसीय इस आयोजन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता, नवप्रवर्तक और उद्योग विशेषज्ञ वित्तीय प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा के लिए एक साथ आ रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय है यांत्रिक मेधा चलित विश्व के लिए धन की उपलब्धता। सम्मेलन का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्देश्य यह दर्शाना है कि ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस किस प्रकार एक अधिक स्मार्ट और समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण कर सकती है। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण है भारत AI एक्सपीरियंस जोन, जिसे NPCI और अमेरिकी कंपनी एनवीडिया ने मिलकर तैयार किया है। सम्मेलन में 400 से अधिक प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कल से भारत की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर बृहस्पतिवार को मुंबई में दृष्टिकोण 2035 के विभिन्न आयामों में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक भागीदारी के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में भी शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे। सरकार ने वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए की रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा निर्माण में अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में ये बात कही। श्री सिंह ने बताया है कि देश का रक्षा उत्पादक 1,50,000 रुपए से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा है कि सरकार आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को पूरी तरह से समझती है, क्योंकि अब युद्ध तकनीक आधारित होते जा रहे हैं। आज का युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका डेमो हम सब ने देखा है। इसलिए हमें न सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी इन डिफेंस आदि में महारत हासिल करनी है, बल्कि हमें ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचना होगा जिसके बारे में दुनिया में अभी सोचा भी न गया हो। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि वह एक ऐसा देश है जो अपने ही देशों में बमबारी और सुनियोजित नरसंहार करता है। श्री हैरिस ने भारत वैश्विक शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में देश के निरंतर योगदान पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने आज राज्य के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक परिसर में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए राज्यपाल ने राज्य की प्रगति में उनकी समर्पित सेवा और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अक्सर कुछ सबसे कठिन इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में भी काम किया है। राज्यपाल ने कहा है कि बीआरओ के प्रयासों से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और आर्थिक अवसर में वृद्धि हुई है, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ी है और लोगों में एकता एवं एकीकरण की भावना को मजबूत किया है। पिछले वर्ष प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के नारे के तहत लगभग 10,000 पेड़ लगाए थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुकोर्नो के कार्यभार संभालने के 26 दिन बाद और मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद के निचले सदन, निचले असेंबली और राजनीतिक दलों ने उनके मंत्रिमंडल के गठन की आलोचना की है। इस राजनीतिक उथल पुथल के कारण पेरिस शेयर बाजार में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जीएसटी बचत उत्सव 22 सितंबर से शुरू हुआ और समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जीएसटी सुधारों पर पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। नए कर सुधारों में हुई जीएसटी दरों में कटौती से दिल्ली के उपभोक्ता और कारोबारी दोनों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। नई कर संरचना के तहत 7,500 रुपए से कम कीमत वाले होटलों के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर में कमी से होटलों में रहने वालों की संख्या बढ़ेगी और दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने होटलों, रेस्टोरेंट्स, कैफे और केटरिंग सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसोई के सामानों पर भी जीएसटी घटाया है। जीएसटी 2.0 के तहत इन वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस कदम से मेन्यू कीमतों में स्थिरता आएगी और छोटे तथा मध्यम स्तर के भोजनालयों की लाभप्रदता में सुधार होगा। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से दिल्ली के आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी सुधार की संभावना है, जिससे होटलों और रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। जूते, चप्पल, फर्नीचर, प्रिंटिंग और स्टेशनरी वस्तुओं पर भी जीएसटी में कटौती की गई है। इस कमी से इन वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। नए कर सुधार न केवल परिवारों के दैनिक खर्च को कम करेंगे, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी सशक्त बनाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।